अंबेडकर एक अनटचेबल फैमिली में पैदा हुए थे, जो कोंकान, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। उनकी कम्युनिटी महार कास्टे से थी, जो शूद्रा वर्णा के अंडर आती है। हिंदू सोसाइटी के चातुर्वर्ण्य सिस्टम में सबसे नीच। चतुर्वर्ण्य का मतलब है सोसाइटी को चार वर्णास में डिवाइड करना: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ओरिजिनली स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये डिवीजन ऑक्यूपेशन के बेसिस पर था, बर्थ के बेसिस पर नहीं। जो रिलीजियस काम करते थे वो ब्राह्मण, जो फाइट करते थे वो क्षात्रिय, जो ट्रेड करते थे वो वैश्य, और जो मीनियल लेबर करते थे वो शूद्र। लेकिन टाइम के साथ ये सिस्टम रिजिड हो गया और बर्थ ही कास्ट डिसाइड करने लगी, चाहे पर्सन के स्किल्स या नॉलेज कुछ भी हो। टाइम के साथ हर वर्ण फर्दर सब कास्ट्स में डिवाइड होता गया। शूद्रस भी हंड्रेड्स ऑफ सब कास्ट्स में बंट गए और डॉक्टर अंबेडकर की महार कास्टे उनमें से एक थी। जब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, शूद्रास को सिर्फ अनटचेबल नहीं ट्रीट किया जाता था, उन्हें अनसीएबल और अनहेयरेबल भी कंसिडर किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल डिफरेंट रीजन्स में वेरी करता था, लेकिन कहीं भी उन्हें सोसाइटी का रियल हिस्सा नहीं माना जाता था। रफली 1 in 4 हिंदूज इस तारा सोसाइटी से एक्सक्लूड थे। महार कुलकर्णी एक्सेट्रा को उनकी सर्विसेज के लिए रेवेन्यू फ्री लैंड मिलती थी। ब्रिटिश आने के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। पुरेन ऑफिसर्स को सैलरी मिलने लगी, लेकिन उन्हें अपनी लैंड्स भी रखने की परमिशन मिली, ऑलमोस्ट रेंट फ्री। महार्स इस नए सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिए गए। उनकी हेरिटरी ड्यूटीज कंटिन्यू रही, लेकिन उनका लैंड रेवेन्यू एक्चुअली इंक्रीज कर दिया गया। कंसेशन नहीं मिली जो दूसरों को मिली। 1874 में एक लॉ बना जिसने कहा कि महार वतन लैंड्स को अनफेयरली बर्डन नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल सिस्टम फिर भी एक्सप्लॉयटेटिव था। कई महार्स को बिना किसी पेमेंट के फोर्स्ड लेबर करना पड़ता था। महार्स का रोल विलेज में डिस्पाइट डिस्क्रिमिनेशन, महार्स, जिन्हें वेस्कर्स या वॉचमैन भी कहा जाता था, विलेज लाइफ में एसेंशियल थे। उनकी ब्रेवरी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी की वजह से सरपंच उनसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने में कंसल्ट करते थे, और वो लोकल पंचायत्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, दो उन्हें कास्टे की वजह से ज़मीन पर बैठना पड़ता था। महार्स का मार्शल हिस्ट्री, महार्स एक मार्शल कम्युनिटी के रूप में भी फेमस थे। उनकी हिस्ट्री वेस्टर्न इंडिया के जंगल्स में रोमिंग वॉरियर्स से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी ने उनकी फाइटिंग स्किल्स रिकॉग्नाइज की और उन्हें अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। शिवनाक नाम का एक महार सरदार स्वामी माधवराव की आर्मी में बहुत फेमस वॉरियर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पेशवा के अगेंस्ट महारस को रिक्रूट किया। बैटल ऑफ कोरगांव, जो पेशवा और ब्रिटिश के बीच का लास्ट बैटल था, उसमें गिरे हुए सोल्जर्स में से 9 आउट ऑफ 10 नेम्स महारस के थे। ये बैटल ब्रिटिश ने एक कॉलम बना के कम्योरेट की। इंडिपेंडेंस के बाद महार रेजिमेंट इंडियन आर्मी में अपनी वैलर और पेट्रियोटिज्म के लिए नोन रही। जनरल के.वी. कृष्णा राव, जो महार रेजिमेंट के कर्नल रहे, ने अपनी बुक में लिखा कि महार सोल्जर्स इंडोमिटेबल इन स्पिरिट होते हैं। ऑथर ने खुद जनरल कृष्णा राव से मुलाकात की थी, जिसमें जनरल ने बताया कि उनकी डॉक्टर अंबेडकर से कुछ बार मुलाकात हुई थी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा था कि महार रेजिमेंट को अपनी गैलेंट्री की रेप्यूटेशन मेंटेन करनी चाहिए। अंबेडकर ने महारस की इंडियन आर्म्स फोर्सेस में फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए बीएचआई एफर्ट्स किए थे। डॉक्टर अंबेडकर का बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड, डॉक्टर अंबेडकर के एंसेस्टर्स, उनके ग्रैंडफादर और फादर दोनों आर्मी में थे। उनके फादर रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का बर्थ 14 अप्रैल 1891 को म्हाऊ कैंटोनमेंट, इंदौर के पास, अब मध्य प्रदेश में हुआ, जहां उनके फादर पोस्टेड थे। एक स्टोरी है कि रामजी सकपाल के एक सेंटली रिलेटिव ने प्रिडिक्ट किया था कि ये बच्चा हिस्ट्री में अपनी परमानेंट जगह बनाएगा। डॉक्टर अंबेडकर रामजी सकपाल के 14 चाइल्ड थे और उनका नाम भीम रखा गया, पंदावस के फेमस ब्रदर के नाम पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी मदर का नाम भी भीमाबाई था, जो थेन डिस्ट्रिक्ट के मुरहट विलेज की एक रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिली से थी, जिसका भी मिलिट्री बैकग्राउंड था। तो बोथ मटर्नल और पैटर्नल साइड से। चैप्टर 2, अर्ली लाइफ। भीम के फादर रामजी 1893 में म्हाऊ से रिटायर होकर दापोली, कोंकान में सेटल हो गए। भीम को 5 साल की एज में अपने एल्डर ब्रदर अनंत के साथ दापोली के स्कूल में एडमिट किया गया। पेंशन काफी कम थी, इसलिए रामजी ने सतारा में जॉब ले ली। वहां भीम की मां का देहांत हो गया जब भीम सिर्फ 6 साल के थे।
रामजी और भीमाबाई के 14 बच्चों में से सिर्फ 3 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स सरवाइव कर पाए। रामजी एक स्ट्रिक्ट और रिलीजियस इंसान थे। वह अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन देते थे और हर रोज रामायण, महाभारत के पार्ट्स और कबीर के भजन सुनाते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक इंसिडेंट भीम और आनंद एक बार सतारा से अपने फादर से मिलने गोरेगांव जा रहे थे, ट्रेन से मसूर स्टेशन तक। फादर वक्त पर नहीं मिले, लेटर नहीं मिला था, तो दोनों ने बुल्लक कार्ट हायर किया। ड्राइवर को जब पता चला कि ये अनटचेबल हैं, उसने उन्हें उतर दिया, फिर डबल फेयर लेने पर ही आगे जाने दिया। और कंडीशन ये थी कि अनान खुद कार ड्राइव करे, ड्राइवर पैदल चले। रास्ते में किसी ने उन्हें पानी भी नहीं दिया, क्योंकि सबको उनकी कास्ट पता चल गई थी। काइंडनेस भी मिली। डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ कुछ अपर कास्ट लोगों ने उन्हें काइंडनेस भी दिखाई। एक बार एक स्कूलमेट से बेट लगाकर भीम हेवी रेन में स्कूल पहुंचे। उनके टीचर पेंडजे ब्राह्मण उनकी हालत देखकर इमोशनल हो गए और अपने घर भेज दिया, ड्राई क्लॉथ्स और खाना दिया। एक और ब्राह्मण टीचर, जिनका सरनेम अंबेडकर था, भीम को बहुत प्यार करते थे, रोज अपना लंच शेयर करते थे। इसी टीचर की काइंडनेस की वजह से भीम ने अपना सरनेम सकपाल ऐसे अंबेडकर कर लिया और इसी नाम से वो हिस्ट्री में जाने गए। इंडिपेंडेंस की सोच 10 साल की एज में जब फादर ने दूसरी शादी करने का सोचा, भीम को स्टेप मदर का आइडिया पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि बॉम्बे जाकर मिल में जॉब करेगा और अपनी आंट से पैसे चोरी करने का भी विचार आया। लेकिन आखिर में उसने रियलाइज किया कि पढ़ाई ही सही रास्ता है। वहां से वो एक सीरियस स्टूडेंट बन गया। बॉम्बे और एजुकेशन फैमिली बॉम्बे के एक चॉल में शिफ्ट हुई। सब ह्यूमन कंडीशंस में कई फैमिलीज एक साथ रहती थी। भीम को मतता हाई स्कूल में एडमिट किया गया और रामजी ने अपनी 2 मैरिड डॉटर्स से लोन लेकर भीम के लिए किताबें खरीदी। बाद में भीम को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिट किया गया, बॉम्बे के बेस्ट स्कूल्स में से एक। यहाँ भी अनटचेबिलिटी का शैडो था। संस्कृत पढ़ने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए उसे पर्शियन लेनी पड़ी। लेकिन बाद में भीम ने खुद संस्कृत का स्कॉलर बनकर दिखाया। 1960 में भीम ने मैट्रिकुलेशन पास की, पर्शियन में सबसे ज्यादा मार्क्स। उस वक्त पुअर स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स नहीं होते थे और अनटचेबल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल एजुकेशन एक सपना जैसा था। इसलिए भीम का मैट्रिकुलेशन पास करना उनकी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एक स्पेशल सेलिब्रेशन मीटिंग भी हुई, जिसमें एसके बोले और के डोए कैलूस्कर जैसे रिफॉर्मर्स शामिल हुए। कैलूस्कर भीम के क्लोज हो गए थे। उन्होंने अपनी बुक्स शेयर की और अपनी खुद की किताब लाइफ ऑफ गौतमा बुद्धा भीम को गिफ्ट की। ये बुक भीम पर बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ी और आगे जाकर बुद्धिज्म कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शादी मैट्रिकुलेशन के बाद कस्टम के मुताबिक भीम की शादी करवा दी गई। वो सिर्फ 16 साल के थे और उनकी ब्राइड रामी सिर्फ 9 साल की थी। शादी के बाद नाम रमाबाई रखा गया। शादी बाइकुला मार्केट बॉम्बे के एक ओपन शेड में रात को हुई। हायर एजुकेशन और बड़ौदा महाराजा की मदद शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे पढ़ना मुश्किल हो गया। लेकिन केलुस्कर ने उनकी हेल्प के लिए बड़ौदा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ से बात की, जो अनवर्ती अनअचेबल स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके थे। महाराजा ने भीम से कुछ सवाल पूछे। उनके जवाबों से सेटिस्फाइड होकर 25 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप दे दी, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। इस मदद से फैमिली पारल बॉम्बे के एक 2 रूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, जहां भीम को अपना अलग रूम मिला पढ़ने के लिए। 1913 में उन्होंने बीए पास की। फादर की डेथ बीए के बाद भीम को बड़ौदा स्टेट आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। लेकिन ज्वाइनिंग के 2 हफ्ते बाद ही उन्हें खबर मिली कि उनके फादर क्रिटिकली इल हैं। वह तुरंत बॉम्बे आए और 2 फरवरी 1913 को रामजी का देहांत हो गया। मरने से पहले रामजी ने अपना हाथ भीम की पीठ पर रखा, जैसे अपनी इंडोमिटेबल विल अपने फेवरेट बेटे को ट्रांसफर कर रहे हो, ताकि वह लाइफ की सारी एडवर्सिटीज फेस कर सके। भीम के पापा बहुत बीमार पड़ गए। इसी वजह से भीम को बड़ौदा स्टेट की नौकरी छोड़नी पड़ी। अगर यह ना होता तो शायद भीम बड़ौदा में ही काम करते रहते और धीरे धीरे बड़े ऑफिसर बन जाते। लेकिन उस जमाने में भी एक अनटचेबल के लिए सबसे बड़ा पड़ पाना एक सपना ही था। तकदीर ने भीम के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। उनको अपने देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल निभाना था।
जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने एक अनाउंसमेंट की कि कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजेंगे, पढ़ाई के लिए स्टेट के खर्चे पर। भीम को जैसे ही ये पता चला, वो फौरन महाराजा से मिलने पहुंच गए और अपनी इंटरेस्ट जाहिर की। महाराजा को भीम की काबिलियत पे पहले से ही यकीन था, तो उन्होंने भीम को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को कहा। 4 जून 1913 को भीम और 3 और स्टूडेंट्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेंगे और वापस आकर बड़ौदा स्टेट की 10 साल तक सर्विस करेंगे। ये मोमेंट भीमराव की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा देश जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता था, वहां जाना उनके लिए नए दरवाजे खोल दिया। भीमराव जुलाई 1913 के तीसरे हफ्ते में न्यूयॉर्क पहुंचे, दिल में बहुत उम्मीदें लेके। अमेरिका उस वक्त सच में एक लैंड ऑफ ड्रीम्स था। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, बुकर टी। वॉशिंगटन जैसे लोगों की वजह से कुछ जगह इधर उधर रहने के बाद वह लिविंगस्टोन हॉल डॉर्मिट्री में सेटल हुए, जहां उनकी दोस्ती हुई नवल भाटेना से, जो बॉम्बे के एक पारसी स्टूडेंट थे। ये दोस्ती जिंदगी भर चली। पहली बार भीमराव को आज़ादी से सोचने, घूमने और काम करने का मौका मिला, बिना अनटचेबिलिटी के दाग के। उनकी लेटर से पता चलता है कि वो कितने प्रोग्रेसिव सोच वाले थे। एक लेटर में उन्होंने विमेन्स एजुकेशन की बात की कि लड़कियों की पढ़ाई भी लड़कों जितनी ही जरूरी है समाज की तरक्की के लिए। भीमराव ने अपनी पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मजे मस्ती नहीं की, क्योंकि उनको अपने स्टाइपेंड का कुछ हिस्सा अपने घर भेजना पड़ता था, इसलिए खाना भी कम कर दिया। एमए के लिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट्स ली और रोज 18 घंटे पढ़ाई की। 1915 में उनको एमए मिला। थीसिस था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। 1916 में उन्होंने एक पेपर प्रेजेंटेड किया जिसका नाम था कास्टेस इन इंडिया, जिसमें उन्होंने कास्टे सिस्टम की ओरिजिन और उसके बुरे असर दोनों एक्सप्लेन किए। सेम साल उन्होंने पीएचडी थीसिस सबमिट की, द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, जो बाद में एक बुक के रूप में पब्लिश हुई, जिसमें ब्रिटिश सिस्टम की खुलकर क्रिटिसिज्म थी। 1916 में कोलंबिया से पढ़ाई पूरी करके भीमराव लंदन चले गए। बारेट लॉ के लिए ग्रेज इन ज्वाइन किया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन ले लिया। ये सब फिर बड़ौदा के महाराजा की मदद से मुमकिन हुआ था, लेकिन बड़ौदा के देवन ने उनको वापस बुलवा लिया। लंदन छोड़ने से पहले उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की मदद से परमिशन ले ली कि वो 4 साल के अंदर वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उनका सामान, जिसमें ज्यादातर किताबें थी, एक जहाज में भेजा गया, जो जर्मन सबमरीन ने टॉर्पीडो कर दिया। लेकिन भीमराव जिस जहाज में खुद थे, वो सेफली बॉम्बे पहुंच गया। ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। 21 अगस्त 1917 को भीमराव बॉम्बे पहुंचे। इंडिया उस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल में था। भीमराव ने सोच समझकर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह बड़ौदा स्टेट के साथ 10 साल के बॉन्ड में बंधे थे। सितंबर 1917 में वह बड़ौदा पहुंचे। महाराजा उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन पहले मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दी ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन यहां भी अनटचेबिलिटी का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा। पियोन भी उनको पानी देने में शर्म करते थे। कोई होटल उनको रखने को रेडी नहीं था। भीमराव ने महाराजा को लिखा। महाराजा ने दयान से बात की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। दुखी होकर भीमराव ने नवंबर 1917 में बड़ौदा छोड़ दिया और बॉम्बे वापस आ गए। इसके थोड़ी देर बाद उनकी स्टेप मदर भी गुजर गई। बॉम्बे में भीमराव की मुलाकात हुई कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज से, एक और एनलाइटेंड प्रिंस जो कास्टे सिस्टम तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अनटचेबल्स को अपने स्टाफ में जॉब दी, फ्री एजुकेशन और रहने खाने की सुविधा दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अध्याय 4, स्वदेश वापसी और वकालत की शुरुआत। डॉक्टर अम्बेडकर अप्रैल 1923 में भारत लौटे। इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी से उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद वे अत्यंत आर्थिक कठिनाइयों में थे। उनके पास वकालत का लाइसेंस या सनद प्राप्त करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस संकट की घड़ी में उनके पुराने मित्र श्री नवल भाथेना ने एक बार फिर आर्थिक सहायता की और इस प्रकार जून 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बैरिस्टर के रूप में अपनी वकालत शुरू की।
कड़वी सच्चाई का सामना वकालत में भी जाति ने उनका रास्ता रोका। उच्च जाति के मुवक्किल इतने योग्य बैरिस्टर को भी काम देने को तैयार नहीं थे। जो मुवक्किल आते थे वे अधिकतर गरीब तबके के थे, जो बहुत कम या कोई फीस नहीं दे सकते थे। इसके अलावा उस समय यह धारणा थी कि यूरोपियन बैरिस्टर को रखने से मुकदमे जीते जाते हैं और अधिकतर न्यायाधीश भी यूरोपियन थे। ऊपर से उच्च जाति के हिंदू सोलिसिटर्स किसी अछूत से व्यापारिक लेन देन नहीं करना चाहते थे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भीमराव का साहस कभी नहीं दिगा। उन्होंने शुरुआत में अधीनस्थ अदालतों में छोटे छोटे मामले लिए और उस दिन का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब वे हाई कोर्ट में पूरी प्रतिष्ठा के साथ उपस्थित हो सकेंगे। उस दौर की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि 1920 के दशक में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। बम्बई में कपड़ा मिलों का तेजी से विकास हो रहा था। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम गति पकड़ रहा था। अछूतों में जागृति आ रही थी। 4 अगस्त 1930 को बम्बई विधान परिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि अछूत वर्गों को सरकारी फंड से बने सभी साधारण स्थलों जैसे कुओं, धर्मशालाओं, स्कूल्स, कोर्ट्स, ऑफिसेज और डिस्पेंसरीज में प्रवेश की अनुमति दी जाए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने 11 सितंबर 1930 को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए। नए आंदोलन की नींव 1924 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। वीर सावरकर 12 साल की कैद के बाद अंडमान से रिहा होकर 6 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में नजाबंद किए गए। महात्मा गांधी 11 फरवरी 1924 को येरवाड़ा जेल से खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा हुए। दोनों ने अछूतों के उत्थान का काम शुरू किया, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। सावरकर ने अप्रैल 1924 में हिंदू संगठन की स्थापना की। गांधी जी ने भी छुआछूत मिटाने का आंदोलन शुरू किया। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी अछूतों के उत्थान के लिए अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल, बम्बई में एक बैठक बुलाई जिसमें अछूतों की तकलीफें दूर करने और उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने के लिए एक केंद्रीय संगठन बनाने पर विचार किया गया। इस बैठक के बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय दामोदर हॉल, बम्बई में था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य इस सभा के मुख्य उद्देश्य थे अछूतों में शिक्षा का प्रसार करना, लाइब्रेरीज और स्टडी सर्कल्स खोलकर संस्कृति का विस्तार करना, औद्योगिक और कृषि स्कूल्स खोलकर आर्थिक स्थिति सुधारना, सरकार के समाने दाबे कुचले वर्गों की समस्याएं रखना। सभा के अध्यक्ष थे लेट सर C.H. सीतलवेद, एक यूसी से जाति के गुजराती हिंदुओं ने अपने स्माया के प्रतिष्ठित वकील। इसके उपाध्यक्षों में ओनएम नीसिम, जस्टिस ऑफ पीस, श्री रुस्तम जी जीनवाला, पारसी सॉलिसिटर, लेट श्री जी के नरीमन, लेट डॉक्टर R.P. फरांजपे, प्रसिद्ध गणितज्ञ, लेट डॉक्टर V.P. चौहान और लेट श्री B.G. खैर शामिल थे, जिनमें से श्री खैर 1929 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर इस मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अंबेडकर और गांधी का अलग दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि छुआछूत को हटाने के लिए सिर्फ सुपरफिशियल जेस्चर्स जैसे अछूतों के साथ खाना खाना या हाथ मिलाना काफी नहीं है। उनका दृढ़ विश्वास था कि पूरी हिंदू समाज की संरचना में बदलाव जरूरी है, जिसमें शामिल हैं संसार के एक्ट द्वारा जाति प्रथा का अंत, सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित पुरोहित प्रथा का खत्मा, धार्मिक ग्रंथ, रिचुअल्स और धार्मिक रिवाजों का पूरी हिंदू समाज के लिए मनकरीकरण। महात्मा गांधी का अप्रोच अलग था। वे अछूतों की सेवा और भाईचारे को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, छुआछूत का पूर्ण खत्मा। यह अंतर अंबेडकर और गांधी दोनों महानुभावों की याद को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। बापू और भीम दोनों अपने सामान्य लक्ष्य के प्रति समान रूप से निष्ठा रखते थे, चाहे उनके रास्ते अलग थे। यह सारांश डॉक्टर B.R. अंबेडकर हिज लाइफ एंड वर्क पुस्तक के अध्याय 4 पर आधारित है। चैप्टर 5, राइट्स के लिए स्ट्रगल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने अनटचेबल्स के लिए शोलापुर में हॉस्टल खोली, एक रीडिंग रूम और हॉकी क्लब बॉम्बे में शुरू किया। अंबेडकर गांव-गांव जाकर अनटचेबल्स को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करने लगे। 1925 में उन्होंने निपाणी और मालवान कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसके साथ उनकी स्कॉलरली रेपुटेशन भी बढ़ी। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी ने उनका स्टेटमेंट नोट किया और दिसंबर 1925 में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया।
अवेकनिंग इवेंट्स वैकम सत्याग्रह ईवी रामस्वामी नायकर के बाद त्रावणकोर में अनटचेबल्स को रोड यूज करने की परमिशन मिली। ये पूरे देश के अनटचेबल्स के लिए बड़ा मोमेंट था। मद्रास में मुर्गेसन नाम के एक अनटचेबल ने टेम्पल में एंट्री की, जिसकी अरेस्ट हुई, लेकिन सी राजगोपालाचारी ने केस में क्रॉस एग्जामिन करके उन्हें अक्विट करवा दिया। 1926 में अंबेडकर ने एक डेफमेशन केस में नॉन ब्राह्मण लीडर्स को सक्सेसफुली डिफेंड किया। इससे उनकी लॉयर की रेप्यूटेशन और स्ट्रांग हुई। पर्सनल लाइफ अंबेडकर बॉम्बे के एक बेसिक टेनमेंट में ही रहते थे। साइडेनहम कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बटल बॉयज इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चर का काम लिया। ऐसे पीरियड में उनके बेटे राजरत्ना का 1926 में डेथ हो गया। अंबेडकर को बहुत दुख हुआ, फिर भी उन्होंने अनटचेबल्स की फ्री लीगल हेल्प करना जारी रखा। कई लोगों को फ्री बोर्डिंग लॉजिंग भी दिया। जनवरी 1927 में कोरेगांव मीटिंग में अंबेडकर ने आर्मी में अनटचेबल्स के बैन का इश्यू उठाया। उस महीने उन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। महद सत्याग्रह मार्च 1927 महद में 5,000 डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस हुई। अंबेडकर ने उन्हें अपने राइट्स के लिए खड़े होने, एजुकेशन लेना और आर्मी पुलिस के एंट्री बैन हटाने के लिए आगिटेट करने को कहा। डेलीगेट्स ने पीसफुली 14 टैंक तक मार्च किया और पानी पिया। ये हिस्ट्री का पहला बड़ा मोमेंट था। इसके बाद रूमर फैला कि अनटचेबल्स टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउड ने पंदल पर हमला किया, कई डेलीगेट्स इंजर्ड हुए। अंबेडकर ने सबको शांत रहने को कहा, रिटेलिएट नहीं करने दिया। ये स्ट्रगल कंप्लीटली नॉन वायलेंट रहा। महाड इंसिडेंट ने अनटचेबल्स में ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाई। इसे उनके लिए 50 साल की प्रोग्रेस के बराबर माना जाता है। वीर सावरकर ने इस स्ट्रगल का सपोर्ट किया। बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर 3 अप्रैल 1927 को अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का माराठी फोर्टनाइटली पेपर शुरू किया, जिसमें वो बोले रेजोल्यूशन को इफेक्टिव बनाने की मांग करते थे और अपर कास्ट हिंदूज से सवाल पूछते थे। लेजिस्लेटिव एफर्ट्स 1928 में अंबेडकर ने महार वेतन सिस्टम के अगेंस्ट एक बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें महार्स को फोर्स्ड लेबर से छुटकारा दिलाने की कोशिश थी, लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अंबेडकर ने 1929 में बिल विथड्रॉ कर लिया। इसमें वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में एक्टिंग प्रोफेसर बन गए, क्योंकि लीगल प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं था। साइमन कमीशन और नागपुर कॉन्फ्रेंस 1928 में साइमन कमीशन बॉम्बे आया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। मोतीलाल नेहरू की कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाई, जिसमें अनटचेबल्स का स्पेशल मेंशन नहीं था। 1930 में अंबेडकर ने नासिक में टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया। कलारम टेम्पल में एंट्री के लिए 15,000 वॉलंटियर्स ने सत्याग्रह किया। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन अंबेडकर ने सबको नॉन वायलेंट रखा। टेम्पल 1935 तक बैन रहा। अगस्त 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस नागपुर में अंबेडकर ने प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया। उसमें ब्रिटिश राज की फैमिन्स 18 फैमिन्स लाख्स डेथ्स की क्रिटिसिज्म की और कहा कि सोशल रिफॉर्म ही ट्रू लिबरेशन का रास्ता है। स्पीच के बाद वो बहुत बीमार हो गए, लेकिन सपना एक आज़ाद और इक्वल इंडिया का देखते रहे। चैप्टर 6 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट के अगेंस्ट कंट्री वाइड हॉस्टिलिटी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी बुलाने का डिसीजन लिया। टोटल 53 इंडियंस इनवाइट किए गए। हिंदू लिबरल्स, मुस्लिम्स, सिखों, क्रिश्चियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अंबेडकर और राव बहादुर और श्रीनिवासन को इनवाइट किया गया। अंबेडकर 30 अक्टूबर 1930 को लंदन के लिए निकले और 12 नवंबर 1930 को आरटीसी की ओपनिंग में पहुंचे, जिसमें किंग जॉर्ज 5 ने इनॉग्रेट किया। रैमसे मैकडोनाल्ड आरटीसी के चेयरमैन बने। अंबेडकर का स्पीच अंबेडकर ने अपने स्पीच में बताया कि ब्रिटिश इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन अनटचेबल्स सर्फ्स जैसी कंडीशन में है और 150 साल ब्रिटिश रूल के बाद भी उनकी हालत सुधरी नहीं। उन्होंने सीधा सवाल किया कि ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा जो अपने लोगों की रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करती। उनका स्पीच सुन के ब्रिटिश और इंडियन डेलीगेट्स दोनों शॉक्ड हो गए। ब्रिटिश पीएम तक उनके लॉजिक से इंप्रेस हुए और बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें स्पेशल डिनर पर इनवाइट किया। अंबेडकर ने ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट सब कमिटी में काम किया।
सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में नहीं, उन्होंने डॉक्टर मुंजे के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन दिया कि डिप्रेस्ड क्लासेस अपने हिंदू को रिलीजनिस्ट्स से अलग नहीं होना चाहते। आरटीसी पार्शली सक्सेसफुल रहा। सबसे पॉजिटिव बात थी एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया का आइडिया। लेकिन सीट्स एलोकेशन और इलेक्टोरेट्स पर डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये इंक्लूसिव रहा, एस्पेशली कांग्रेस के बॉयकट की वजह से। गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड आरटीसी, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडेंस सस्पेंड करके आरटीसी में अटेंड करने का फैसला लिया। सेकंड आरटीसी में अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंट काम दिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अंबेडकर ने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को सीधा बताया कि उन्हें सब कुछ जैसे कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं मिल सकता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन से चूज होने चाहिए, नॉमिनेशन से नहीं। यह आइडिया अपने टाइम से बहुत आगे था। हिस्ट्री ने बाद में इसे सही प्रूव किया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच माइनॉरिटीज कमिटी में भी डिफरेंसेस थे। गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस ही अनटचेबल्स का रिप्रेजेंट कर सकती है, जबकि अंबेडकर इससे डिसएग्री करते थे। पंडित मलाविया के साथ भी उनका शार्प एक्सचेंज हुआ जब मलाविया ने कहा कि एजुकेशन से डिप्रेस्ड क्लासेस टर्म खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने जवाब दिया कि उनके पास खुद हाईएस्ट डिग्रीज होने के बाद भी वो अनटचेबल ही माने जाते हैं। अक्टूबर 1931 में बकिंघम पैलेस रिसेप्शन में अंबेडकर ने किंग जॉर्ज पांच को अनटचेबल्स की मिसरेबल कंडीशन के बारे में बताया, जिससे किंग इमोशनली अफेक्टेड हुए। पूना पैक्ट, सितंबर 1932, ब्रिटिश पीएम ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स और डबल वोट का राइट दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इसे हिंदू यूनिटी के अगेंस्ट मानकर यरवदा जेल में फास्ट अनटो डेथ स्टार्ट कर दिया। 22 सितंबर 1932 को अंबेडकर गांधी जी से जेल में मिले। गांधी जी ने इमोशनल अपील की, कहा कि मैं भी अडॉप्शन से अनटचेबल हूं, हम दोनों एक हैं। अंबेडकर इससे डीपली टच्ड हुए। डिस्कशंस के बाद अग्रीमेंट बना, 148 सीट्स प्रोविंशियल असेंबलीज में डिप्रेस्ड क्लासेस को मिलेंगे और सेंट्रल असेंबली में हिंदू सीट्स का 10% भी उन्हें मिलेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व्ड सीट्स। 24 सितंबर 1932 को ये हिस्टोरिक पूना पैक्ट साइन हुआ। कुछ लोगों ने इसे अंबेडकर की बिट्रेयल भी बोला, लेकिन ये अनफेयर क्रिटिसिज्म थी। गांधी जी के नियर डेथ कंडीशन को देखते हुए अंबेडकर ने प्रैक्टिकल और कंपैशनेट डिसीजन लिया। थर्ड आरटीसी और आगे का रास्ता थर्ड आरटीसी। नवंबर दिसंबर 1932 में कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। अंबेडकर को सबसे ज्यादा दुख मुस्लिम डेलीगेट्स के एटीट्यूड से हुआ। उन्होंने अपनी डिमांड्स मानवा ली थी, लेकिन टेम्पल एंट्री जैसे रिफॉर्म्स में ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं को सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे थे। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, गांधी जी का हरिजन मूवमेंट, इस दौरान मोमेंटम पकड़ रहा था। लेकिन फरवरी 1933 में यरवदा जेल मुलाकात में अंबेडकर और गांधी जी के बीच फंडामेंटल डिफरेंस क्लियर हो गया। गांधी जी कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर का मानना था कि अनटचेबिलिटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कास्ट सिस्टम खुद खत्म ना हो। यही उनके राहों का पार्टिंग पॉइंट था। चैप्टर 7, द गैदरिंग स्टॉर्म। 1930 के दशक में हिटलर की राइज हुई। उसने जर्मनी में पावर ले ली और 1939 में पोलैंड पर अटैक किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। कांग्रेस कंफ्यूज थी कि ब्रिटिश के साथ वॉर में सपोर्ट करे या इंडिपेंडेंस के लिए पुश करे। आखिर में 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान जाकर INA बना चुके थे और जय हिंद स्लोगन दिया। व्हाइट पेपर और जॉइंट कमेटी 1933। ब्रिटिश ने मार्च 1933 में व्हाइट पेपर इश्यू किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स। इसका विरोध ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने किया, जिन्ना, सुभाष बोस, मुंजे, जयकर, सब। अंबेडकर को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डेलीगेट बनाया गया। वह अप्रैल 1933 में लंदन गए। वहां उन्होंने अपने साथियों को बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड उन्होंने अपर कैस्ट हिंदुओं के इनह्यूमन बिहेवियर की वजह से की थी। मुंजे ने उन्हें हिंदू महासभा की प्रेसिडेंसी तक ऑफर कर दी, लेकिन कुछ हिंदू लीडर्स जिन्होंने पूना पैक्ट सपोर्ट किया था, अब उससे पीछे हट रहे थे,
टैगोर ने भी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अक्टूबर 1933 में अंबेडकर ने विंस्टन चर्चिल को जॉइंट कमेटी में क्रॉस एग्जामिन किया। अपने शार्प क्वेश्चन से चर्चिल को भी ऑलमोस्ट स्पीचलेस कर दिया। जॉइंट कमेटी ने नवंबर 1933 में व्हाइट पेपर को सपोर्ट किया। अंबेडकर जनवरी 1934 में बॉम्बे लौटे और कहा कि अनटचेबल्स को इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करके और राइट्स के लिए एगिटेट करना चाहिए। हेल्थ और राजगिरिहा कंटिन्यूअस स्ट्रेसेस की वजह से अंबेडकर नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर पहुंच गए। उन्होंने बोर्दी और महाबलेश्वर में रेस्ट लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और कुछ टाइम के लिए सन्यासी जैसी लाइफ भी जी। रिकवर होने के बाद उन्होंने जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर का काम फिर शुरू किया। इसी टाइम उन्होंने दादर बॉम्बे में अपना घर बनाया, राजगृह, जो उनकी बुक्स के लिए डिजाइन किया गया था। यह 1936 से 37 में कंप्लीट हुआ। कांग्रेस का कंफ्यूज्ड स्टैंड, जून 1934 में कांग्रेस पर बैन हटा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने व्हाइट पेपर और कम्युनल अवार्ड दोनों को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। एक कंफ्यूजिंग पोजीशन। गवई, अनटचेबल लीडर, ने गांधी जी से पूना पैक्ट पर क्लैरिटी मांगी और 5 डिप्रेस्ड क्लास कैंडिडेट्स को कांग्रेस टिकट देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन गांधी जी ने इसे रिजेक्ट किया। अंबेडकर ने गांधी जी के स्टैंड को सपोर्ट किया। दिसंबर 1934 में इंडिया बिल इंट्रोड्यूस हुआ। अंबेडकर ने कहा कि प्रोपोज्ड सेकेंड चैम्बर का स्ट्रक्चर पूना पैक्ट की स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि डिप्रेस क्लास कैंडिडेट्स और फ्लुएंट अपर कास्ट कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि वह पूना पैक्ट के साथ ही हैं, सिर्फ उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पत्नी का डेमिस, इस दौरान अंबेडकर की पत्नी रमाबाई की हेल्थ बिगड़ती गई और 27 मई 1935 को उनका देहांत हो गया। वह एक रिलीजियस महिला थी जो पंढरपुर जाना चाहती थी, लेकिन अनटचेबल होने की वजह से मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। अंबेडकर ने उसे कहा था कि हम अपने अच्छे कामों से एक नया पंढरपुर बनाएंगे जहां हम प्रे कर सकें। यह स्टेटमेंट बुद्ध के विजन से काफी रिसेंबल करता है। अपनी ग्रेफ के बावजूद अंबेडकर ने 1 जून 1935 को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल का पोस्ट एक्सेप्ट किया। येवला कन्वर्जन डिक्लेरेशन कांग्रेस के पूना पैक्ट पर स्टैंड से निराश होकर अंबेडकर ने अक्टूबर 1935 में येवला कॉन्फ्रेंस में बड़ा अनाउंसमेंट किया। 10,000 प्लस अनटचेबल्स प्रेजेंटेड। अंबेडकर ने उनकी ईयर्स की सफरिंग याद दिलाई और कहा कि अगर अपर कास्ट हिंदूज उन्हें बेसिक सिविल राइट्स नहीं दे सकते, तो बेटर है कि वो किसी और धर्मा में चले जाएं जहां उन्हें इक्वल स्टेटस मिले। उन्होंने अपने फेमस वर्ड्स बोले, मैं सोलेमनी अश्योर करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने फॉलोअर्स को काला राम टेम्पल सत्याग्रह रोकने को भी कहा। इस अनाउंसमेंट ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिखों और बौद्ध सबने उन्हें अपने धर्म में वेलकम करने का टेलीग्राम भेजा। गांधी जी ने इसे अनफॉर्च्यूनेट कहा और कन्वर्जन को डिसअप्रूव किया। उनका मानना था कि धर्म घर जैसी चीज नहीं है जो चेंज की जाए। वीर सावरकर ने भी काशन दिया कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में भी इक्वालिटी गारंटी नहीं है। मसूरकर महाराज, हिंदू मिशनरी, ने अंबेडकर से अनाउंसमेंट विथड्रॉ करने की अपील की। अंबेडकर ने कहा कि अगर अपर कास्ट हिंदुओं अपनी मनुस्मृति बेस्ड सोशल सिस्टम चेंज करने का पलेज लें तो सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन उन्हें इसकी पॉसिबिलिटी पर डाउट था। फिर भी उन्होंने 5 साल वेट करने की विलिंगनेस दिखाई, अगर अपर कास्ट हिंदुओं अपने एक्शंस से रियल चेंज प्रूव करें। चैप्टर 8 से 9, लीडर बनना और नए हाइट्स। 1937 इलेक्शंस के लिए अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फोकस टेनेंट्स, एग्रीकल्चर्स और वर्कर्स पर। जेनेवा विजिट के बाद कैंपेन चलाई। फेमस क्रिकेटर पालवंकर को बड़े मार्जिन से हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट्स जीते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाड टैंक केस में भी उनके फेवर में डिसाइड किया। कांग्रेस ने पहले गवर्नमेंट बनाने से इनकार किया, बाद में ज्वाइन किया बीजी। खैर, प्रीमियर बने। लेजिस्लेटर के रूप में अंबेडकर ने मिनिस्टर्स की सैलरी 500 रुपये प्रति महीना का विरोध किया। बोला 75 रुपये ही सही है। सितंबर 1937 में कोंकण के खोटी सिस्टम लैंड टेन्योर खत्म करने का बिल दिया।
इंडिया में एग्रीकल्चरल सर्फडॉम के अगेंस्ट पहला बिल, हैरिजन नाम पर भी क्लैश हुआ। गायकवाड़ ने यह नाम हटाने का अमेंडमेंट दिया। अगर अनटचेबल्स पीपल ऑफ गॉड हैं, तो टचबल्स मॉन्स्टर्स? सिर्फ नाम देने से काम नहीं चलेगा। अमेंडमेंट रिजेक्ट होने पर अंबेडकर ने वॉकआउट किया। सितंबर 1938 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल का विरोध किया। कैपिटलिस्टिक बोला। 7 नवंबर 1938 की स्ट्राइक में 80,000 मिल वर्कर्स शामिल हुए, मोस्टली पीसफुल। कुछ जगह स्टोन थ्रोइंग और पुलिस फायरिंग हुई। इससे अंबेडकर वर्किंग क्लास लीडर भी बने। जुलाई 1942 नागपुर स्पीच में उन्होंने फेमस स्लोगन दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एगिटेट। फॉलोअर्स से सिर्फ लव नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और यूनिटी की डिमांड की। चैप्टर 9, नए हाइट्स। सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। गांधी, जिन्ना और अंबेडकर तीनों ने अलग रीजन से क्रिप्स प्रपोजल्स रिजेक्ट किए थे। अप्रैल 1942 में अंबेडकर का 50वां बर्थडे पुणे और बॉम्बे में सेलिब्रेट हुआ। MR जयकर जैसे लीडर्स ने ट्रिब्यूट दिया। वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जून 1942 में अंबेडकर वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। लेबर पोर्टफोलियो मिला। 20 जुलाई 1942 यह फर्स्ट टाइम था जब कोई अनटचेबल हिंदू इस पोजीशन पर पहुंचा। सितंबर 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की क्रिटिसिज्म की, बोला कांग्रेस ने नॉन वायलेंस छोड़ दिया। नवंबर 1942 में इंडियन लेबर एंड वॉर रेडियो स्पीच दिया, कहा यह वॉर नया सोशल ऑर्डर लगाएगा। फरवरी 1943 में गांधी के 21 दिन फास्ट के बाद कुछ मेंबर्स रिजाइन हुए, लेकिन अंबेडकर नहीं, उनका माना था वो वर्कर्स के लिए यूजफुल हैं। 1943 से 44 में लेबर कॉन्फ्रेंसेस हुई। वेजेस, हेल्थ, पेड हॉलीडेज पर प्रोग्रेस हुआ। गांधी जिन्ना ऑफर 1944 में गांधी ने जिन्ना को सीक्रेट ऑफर दिया। अंबेडकर ने वेलकम किया, लेकिन कहा गांधी को खुद ऑफर करना चाहिए था। अंबेडकर ने गांधी को लिखा कि हिंदू अनटचेबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जरूरी है। गांधी ने रिप्लाई दिया कि यह हिंदू सोसाइटी के अंदर का रिलीजियस सोशल मामला है। दोनों के व्यूज अलग रहे। 1945 से 46 डेवलपमेंट्स मई 1945 में अंबेडकर ने अपना विजन दिया। मेजॉरिटी रूल इम्प्रैक्टिकल है, माइनॉरिटीज को वेटेज मिले और डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदू मुस्लिम बैलेंस में की रोल प्ले करें। वेवेल प्लान आया। शिमला कॉन्फ्रेंस स्टैलेमेट में खत्म हुई इंटरिम मिनिस्ट्री कंपोजिशन पर। वर्ल्ड में भी चेंजेस हुए। लेबर गवर्नमेंट ब्रिटेन में आई। जापान सरेंडर एटम बॉम्ब्स के बाद। हिटलर डिफीट के कगार पर। अक्टूबर 1945 में अंबेडकर ने कैंपेन शुरू की, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। कहा डिप्रेस्ड क्लासेस खुद पॉलिटिकल पावर लें। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली आई, मेजर लीडर्स से मिली। अप्रैल 1946 में अंबेडकर से भी मिली। उन्होंने शेड्यूल कास्ट्स के लिए सेफगार्ड्स का मेमोरेंडम दिया, लेकिन फाइनल स्टेट पेपर में उनका मेंशन नहीं था। वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसॉल्व किया। अंबेडकर मई 1946 में बॉम्बे लौटे। चैप्टर 10, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। बॉम्बे लौट के अंबेडकर ने एजुकेशन पर फोकस किया। 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे शुरू किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंडर, जो उन्होंने 1945 में बनाई थी। स्टाफ अपॉइंटमेंट में सिर्फ मेरिट देखा गया, कास्ट नहीं। कॉलेज का नाम सिद्धार्थ बुद्ध के नाम पर था, क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि स्टूडेंट्स बुद्ध के इक्वालिटी और फ्रीडम के वैल्यूज फॉलो करें। दूसरा इंस्टीट्यूशन था मिलिंद कॉलेज, औरंगाबाद। 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फाउंडेशन स्टोन रखा। नाम ग्रीक किंग मिलिंद मेनांडर के नाम पर था, जो बौद्धिक स्कॉलर नागसेन से डिस्कशंस के लिए जाने जाते थे। अंबेडकर खुद इंस्टीट्यूशंस विजिट करते थे, हॉस्टल में सिंपल रूम में रहते थे और कहते थे भाजी भाकर ही काफ़ी है। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, जब लोगों ने एक्टर दिलीप कुमार से डोनेशन लेने की कोशिश की, अंबेडकर गुस्से में बोले, मैं एक्टर्स या बिजनेसमैन से डोनेशन नहीं चाहता। स्टाफ और स्टूडेंट्स को सिद्धार्थ और मिलिंद जैसे वैल्यूज वाले लोगों से सीखना चाहिए। दिलीप कुमार ने बाद में कहा, बाबा साहेब मेरे लिए फादर जैसे हैं। कई डेडिकेटेड लोगों ने, मेशराम गायकवाड़, पवार, जीराव और अदर्स,
कॉलेज बनाने और चलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स मोस्टली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पढ़े, कम स्कॉलरशिप्स, कम किताबें, कभी कभी खाली पेट एग्जाम्स देते थे। लेकिन आज वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, प्रोफेसर्स बन चुके हैं। चैप्टर 11, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अगस्त 1946 में इंटरिम मिनिस्ट्री अनाउंस हुई, लेकिन शेड्यूल कास्ट्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अंबेडकर अक्टूबर 1946 में इंग्लैंड गए ब्रिटिश लीडर्स से बात करने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। नेहरू ने इंडिपेंडेंट, सोवेरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का रिजोल्यूशन दिया। जब जयकर ने यह रिजोल्यूशन पोस्टपोन करने की मांग की, अंबेडकर ने एक पावरफुल स्पीच दिया। कहा, हम आज डिवाइडेड हैं, लेकिन फ्यूचर में हम एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। मुस्लिम्स को भी यह समझ आएगा कि यूनाइटेड इंडिया सबके लिए बेहतर है। इस स्पीच ने कांग्रेस मेंबर्स को भी इम्प्रेस किया। 1947 में हिंदू मुस्लिम रियोट्स बढ़े। अप्रैल 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एबॉलिश करने के रेजोल्यूशन पास किया। सरदार पटेल ने मूव किया। जून 1947 में माउंटबैटन प्लान अनाउंस हुआ। इंडिया पाकिस्तान पटिशन। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। नेहरू ने अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई। अंबेडकर चेयरमैन बने। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट हिंदुओं की हालत से अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उन्हें इंडिया आने की अपील की और नेहरू से इवैक्यूएशन के लिए अर्जेंट स्टेप्स लेने को कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ काम करते हुए असल बर्डन अंबेडकर पर ही आया। जैसा टीटी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में बताया, क्योंकि कई मेंबर्स अनअवेलेबल थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 में कंप्लीट हुआ। हेल्थ इश्यूज के वजह से अंबेडकर ने डॉक्टर सविता कबीर से शादी की अपने 56वें बर्थडे पर। 25 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग के बाद अंबेडकर ने एक पावरफुल 40 मिनट स्पीच दिया, लोगों को वार्निंग दी कि 26 जनवरी 1950 से हम कंट्रडिक्शन की लाइफ में एंटर करेंगे। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी, लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी। ये कंट्रडिक्शन जल्दी दूर करना होगा, वरना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। 395 आर्टिकल्स, आज स्केड्यूल्स। मेंबर्स ने अंबेडकर को मॉडर्न मैनू बोला। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लीडर्स ने उनकी तारीफ की, उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए। आज पार्लियामेंट हाउस में उनकी लाइफ साइज स्टैचू लगी है। हिंदू कोड बिल। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर भी काम किया। पहली बार हिंदू वुमेन को प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट दिया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। फरवरी 1951 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ मेंबर्स, हुकुम सिंह मुखर्जी ने स्ट्रॉन्गली ऑपोज किया, कुछ गड़गिल कुंजरू ने सपोर्ट किया। सितंबर 1951 में सिर्फ मैरिज डिवांस पार्ट डिस्कस हुआ, लेकिन पास नहीं हो पाया। इससे हर्ट होकर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। 11 अक्टूबर 1951 को जब उन्हें पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने से रोका गया, प्रोसीजरल रीजंस, वो प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट छोड़कर चले गए। मेंबर्स ने उन्हें लाउड अपलॉज दिया। अगले दिन वह ऑपोजिशन बेंच पर बैठे। चैप्टर 13, एंड ऑफ द रोड और एपिलॉग। नेपाल विजिट के बाद अंबेडकर की हेल्थ रैपिडली डिट्रियोरेट होने लगी। वह कम खाते थे और हमेशा टायर्ड रहते थे, लेकिन उन्हें या उनकी वाइफ, जो खुद डॉक्टर थी, को भी नहीं लगा कि एंड इतना नियर है। उन्होंने 14 दिसंबर 1956 को बॉम्बे के लिए फ्लाइट बुक की थी, लेकिन 6 दिसंबर 1956 की सुबह उनकी वाइफ जब उन्हें उठाने गई 7 बजे, तो देखा कि वह सोते सोते ही गुजर गए थे। बहुत बड़ा क्राउड 26 अलीपुर रोड, दिल्ली पर जमा हो गया। नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जगजीवन राम और कई लीडर्स उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट्स देने आए। फ्यूनरल प्रोसेशन 4 बजे शुरू हुआ। रात 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। रास्ते में हजारों लोग लाइन में खड़े थे। प्लेन रात 9:30 बजे उड़ा और 7 दिसंबर सुबह 3 बजे सांता क्रूज बॉम्बे पहुंचा। बॉडी राजगृह लाई गई। बॉम्बे, नागपुर और शोलपुर की फैक्ट्रीज, रेलवे वर्कशॉप्स, डॉक्स और मिल्स में स्पॉन्टेनियस काम बंद हो गया।
5 लाख लोगों की क्राउड दादर क्रीमेटोरियम में जमा हुई। पुलिस को क्राउड कंट्रोल के लिए लगाना पड़ा। बेटा यशवंत ने शाम 7:30 बजे फायर लिट की। बौद्धिस्ट प्रीस्ट्स ने लास्ट राइट्स किए। पुलिस ने लास्ट पोस्ट बजाया। बॉम्बे में फर्स्ट टाइम किसी नॉन ऑफिशियल को यह ऑनर मिला। नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि अंबेडकर को हमेशा हिंदू सोसाइटी के ऑप्रेसिव फीचर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट का सिंबल माना जाएगा और पार्लियामेंट को एडजर्न करने की रिक्वेस्ट की। बॉम्बे गवर्नमेंट ने उनका बर्थडे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया और नागपुर की 11 एकड़ लैंड बौद्ध सोसाइटी को दे दी, जहां उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। 66 साल की शॉर्ट लाइफ में अंबेडकर ने इतना कुछ अचीव किया जितना कई लोग अपनी लंबी लाइफ में नहीं कर पाते। एपिलॉग अंबेडकर एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी थे। अनअचेबल होने के ह्यूमिलिएशंस के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड, यूएसए और जर्मनी से हाईएस्ट डिग्रीज हासिल की। फिर भी वो डीपली इंडियन रहे। उनका स्कॉलरशिप रेंज बहुत वाइड था, कास्ट ओरिजिन्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इकोनॉमिक्स से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग तक। वो हमेशा ओरिजिनल थिंकर थे, कभी गलत लाइन फॉलो नहीं किया और फैक्ट्स स्लैश फिगर्स पर उनकी मेमोरी फेनोमिनल थी। वो रेबल बाय नेचर थे, कभी अपने वर्ड्स नहीं छुपाते थे, इसलिए कभी कभी इंपीरियस लगते थे, लेकिन हाइपोक्रेसी से उन्हें सख्त नफरत थी। एज अ स्टूडेंट अंबेडकर खुद बताते थे कि पॉवर्टी की वजह से वो सिर्फ लिन क्लॉथ पहनकर स्कूल जाते थे। पानी के लिए टैप टच नहीं करने दिया जाता था। संस्कृत नहीं ले सकते थे क्योंकि अनटचेबल थे, लेकिन डिटर्मिनेशन से वह एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर बने। उनका कहना था, अपॉर्चुनिटी मिले तो हम किसी से कम नहीं। एज अ सोशल रिफॉर्मर उन्होंने अपनी लाइफ अनटचेबिलिटी हटाने के लिए डेडिकेट की। उनका माना था, अनचेबलस का अपलिफ्ट नेशन का अपलिफ्ट है। वह वर्णश्रम बर्थ बेस्ड कास्ट खत्म करना चाहते थे और मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते थे। एज अ रैशनलिस्ट वो लॉजिक और रीजन को सबसे ऊपर मानते था। सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया 1954 ने लिखा था कि अंबेडकर की ट्रेजेडी यह थी कि वह पॉलिटिक्स में भी लॉजिक अप्लाई करते थे, जबकि पॉलिटिशियंस यूजुअली रिवर्स ऑन ऑर्डर में सोचते हैं। एज अ नेशनलिस्ट उन्होंने कहा था, मुझे गांधी और जिन्ना पसंद नहीं, लेकिन नफरत नहीं, क्योंकि मैं इंडिया को ज्यादा प्यार करता हूं। 25 नवंबर 1949 की स्पीच में उन्होंने वार्निंग दी, अगर पार्टीज ग्रिड को देश से ऊपर रखेंगी तो आज़ादी फिर से खतरे में आ जाएगी। हमें अपनी आज़ादी को खून की आखिरी बूंद तक डिफेंड करना है। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम अपनी किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट्स में उन्होंने लिखा, जब तक सोशल ऑर्डर चेंज नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा। कास्ट के फाउंडेशन पर कुछ भी बनाओगे वो क्रैक हो जाएगा। अगेंस्ट हीरो वॉरशिप अंबेडकर हीरो वॉरशिप के अगेंस्ट उनका कहना था, लीडर्स पर ज्यादा भरोसा लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर करता है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा, अपनी सैवल्शन खुद के एफर्ट्स से करो, किसी सिंगल पर्सनालिटी पर डिपेंड मत करो। अंबेडकर ने हमेशा भारत वर्ड यूज किया इंडिया के लिए। जय भारत जय भीम के साथ उनकी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल सकें।